क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है। कैसे होगा? और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता बनता गया। 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरी पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है। और ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से हुई है। 50 लाख एप्लीकेंट थे और पूरे शानदार तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न हुई है। परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर जिस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, उसके लिए उस प्रकार का माहौल पैदा करने के लिए उस प्रकार का वातावरण हमें तैयार करना है। कैसे कार्य होगा? तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें प्रदेश के अनुरूप अब पुराने ढर्रे से हट करके, लीक से हट करके कुछ कार्य करने होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तब फॉरेंसिक जो लैब्स थी हमारे पास मात्र 4 स्थानों पर थी। हम उसको बढ़ा करके आज हर जोन स्तर पर हमारे पास एक एक अच्छी लैब्स बनकर के तैयार हो चुकी है। हम उसको रेंज स्तर पर भी लेके जा रहे हैं, यानी 18 रेंज है, वहां तक हम पहुंचा रहे हैं। साइबर थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 थी, एक गौतम बुद्ध नगर जनपद में, एक लखनऊ में। हमने पहले चरण में कहा कि भाई इसको कम से कम 18 रेंज में लेके तो जाओ। 18 रेंज में ले गए, फिर 75 जनपदों में ले गए, और अब प्रदेश के अंदर सभी जो हमारे 1775 थाने हैं, उन सब तक हम लोगों ने आज के दिन पर एक एक साइबर हेल्पलाइन भी वहां पर स्थापित कर दी है। जहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की है। ये लैंड कभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर बीच का जो अंधकार का युग था, उस कालखंड में लखनऊ के एक बड़े दुर्दांत भू माफिया ने इस लैंड को अपने नाम पे करा दिया था। और कितनी लाचारगी थी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एक फाइल लेकर के एक दिन आए। उन्होंने कहा, साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लैंड है और उस पर एक भू माफिया प्लॉटिंग कर चुका है। मैं भौचक था। मैंने कहा, यूपी पुलिस की लैंड पर? भाई हम ये तो सुनते थे कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करवा लिया है, लेकिन पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है, ये तो आपने जो है उल्टा बता दिया। मैंने कहा मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर लिया, इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भू माफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है? पहले मैं भी सोचता था 2, 4, 5 एकड़। उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर? कहा, हाँ, उसने लैंड रिकॉर्ड में सब अपना नाम दर्ज करवा लिया और सब इल्लीगल है। मैंने कहा इसकी पूरी फाइल तैयार करो। और मैंने कहा फाइल तैयार करते समय याद रखना, किसी को पता नहीं होना चाहिए, कानों कान पता नहीं होना चाहिए, केवल आप और मेरे बीच में बात होनी चाहिए। जब फाइल तैयार होगी तो आप मुझे केवल देंगे, और बाकी लैंड कैसे खाली होनी है वो मैं तय करूंगा। आश्चर्य करेंगे, इसी दौरान हमारे पुलिस महानिदेशक खाली तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे से मुकरे नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद एक दिन वो फाइल लेकर के मेरे पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ये है आपकी फाइल जिसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने रेवेन्यू बोर्ड से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया।
जिन अधिकारियों ने रेवन्यू रिकॉर्ड में गलत तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और इस पूरी लैंड को यूपी पुलिस के नाम पे फिर से करने में सफलता प्राप्त की और माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जैसे एफआईआर दर्ज हुई वो माफिया सरेंडर कर गया। उसने कहा साहब मुझे लैंड नहीं चाहिए, आप केवल लैंड ले लीजिए लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई न हो। और उसके बाद तब हम लोगों ने तय किया था कि यहां पे हम लोग एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। उसकी शुरुआत हुई राज्य की तरफ से। उसका एक्ट बनने में थोड़ा लेट हुआ। गृह विभाग को मैं कई बार से कह रहा था कि भाई एक्ट जल्दी बनाओ, इसी दौरान कोविड-19 के कारण और अन्य परिस्थितियों के कारण इसमें थोड़ा लेट हो गया। राज्य के अंदर कोरोना जैसी महामारी के प्रबंधन में पूरी टीम लग गई और फिर जब हम लोगों ने इसके एक्ट को बना करके तैयार किया, विधानसभा से एक्ट भी बन करके तैयार हो गया, फिर भारत सरकार से ये हुआ कि देश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी और उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होंगे। हमने कहा नहीं, हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एफिलिएटेड हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करेंगे, लेकिन हम लैंड इतना रखेंगे कि फ्यूचर में अगर कभी यूनिवर्सिटी बनाने की नौबत आएगी तो फिर इसको हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा गृह विभाग में भी और इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी ने भी पूरी मेहनत किया। यहां पे डिप्लोमा, डिग्री और पीजी के अनेक पाठ्यक्रमों को ला करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। याद रखना, हम लोग अगर समय से 10 कदम आगे नहीं चल पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। विकास की दौड़ में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं होगा। हम आज की दुनिया को हमें समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। हम विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से कभी पीछे नहीं हट सकते। और यह भी मान के चलना चाहिए कि हर नए कार्य का शुरुआती विरोध हुआ है, हमेशा हुआ है। मुझे याद है 1990 के दशक के प्रारंभ में देश के अंदर बैंकों का कंप्यूटरीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और पूरे देश के अंदर लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया कि साहब अब बेरोजगार लोग हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। कोई बेरोजगार कहां हुआ? कंप्यूटर ने तो नए जॉब क्रिएट किए, कार्य को आसान किया, लोगों के लिए सुगम सेवाएं प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। आसानी से आप अपनी सारी एक्टिविटीज को वहां पर देख सकते हैं, एक एक कार्य को देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती विरोध हुआ था। और कब नहीं विरोध हुआ? टेलीफोन आया होगा तब भी विरोध हुआ होगा, प्रिंटिंग प्रेस आया होगा तब भी विरोध हुआ होगा, हर एक स्तर पर विरोध हुए होंगे। मोबाइल फोन आया होगा शुरू में, टेलीविजन आया था शुरू में, उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के साथ जब समाज आगे बढ़ता है तो उसकी प्रगति भी होती है, उसके जीवन में नए नए जॉब क्रिएट होने की संभावना भी आगे बढ़ती है और जीवन को उतना ही आसान बनाने में मदद भी मिलती है। और यह आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी से दूर भागने की आवश्यकता नहीं, उसको अपनाने की आवश्यकता है। हां, उसके सुरक्षात्मक और नैतिक उपायों को भी अपने साथ जोड़ करके रखने की आवश्यकता है, उसका कोई दुरुपयोग न करे। लोक कल्याण के लिए एक सामान्य नागरिक को और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम न्याय प्रदान कर सकें, राहत दे सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग इस दृष्टि से आवश्यक है। और उस दिशा में यह नया प्रयास जब प्रारंभ हुआ तो हम लोगों को लगा कि यह इंस्टीट्यूट इसी रूप में, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना कि हमें केवल डिप्लोमा या डिग्री या यहां पे पीजी के कुछ सर्टिफिकेट या उसके डिग्री यहां से वितरित करनी है। अवेयरनेस के विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, टेलीविजन में न्यूज तो आते हैं,
लेकिन उससे बचाव के लिए हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए या डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए हमारे स्तर पर या उन स्तरों पर क्या कार्रवाई हो रही है। हर दिन हो रहा है, हर दिन ये मामले आ रहे हैं।